नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी 360 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान निर्माण का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में और किस तरह से उसने सत्ता अपने हाथ में ली, और 1858 में किस तरह से क्राउन रूल बिगन हुआ। हम देखेंगे पार्ट 3, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल रिफॉर्म 1861 से 1919 तक। तो 1861 इंडिया काउंसिल एक्ट आया। ये क्यों आया? सबसे पहला सवाल तो यही आना चाहिए। और इसका नाम इंडिया काउंसिल एक्ट क्यों था? इसलिए था क्योंकि इसमें इंडियन को काउंसिल में ऐड किया गया। सिंपल है, यहां से याद रखोगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आया क्यों। तो 1857 की क्रांति हुई जब, तो इससे अंग्रेजों की नींव हिल गई और भारत में अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि भारतीयों की भागीदारी जरूरी है राज करने के लिए। इसलिए 1861 का पहला सुधार लाया गया, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावे का सुधार था। चलो देखते हैं हुआ क्या था इसमें। तो सबसे पहले प्रांतों को पुनः विधायी अधिकार दिए गए, पुनः लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। प्रांतों मीन्स प्रोविंसेस को। प्रांत में कौन कौन थे? तो भाई बॉम्बे था, ये प्रांत में थे। सेंट्रल कौन सा था? तो बंगाल सेंट्रल था। तो इन लोग के अधिकार रिस्टोर कर दिए गए। अब अधिकार रिस्टोर कर दिए गए तो इसका मतलब छीने भी गए थे। कब छीने गए थे याद है? तो 1833 चार्टर एक्ट में इन लोग के प्रोविंसेस के अधिकार, लेजिस्लेटिव पावर छीन लिए गए थे। अब क्या हुआ था 1833 में? तो ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हुआ क्या था। तो 1833 में विलियम बेंटिक बन गए थे इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। अब इन्होंने क्या किया कि लॉ मेंबर की नियुक्ति की। कौन था लॉ मेंबर? फर्स्ट लॉ मैकॉले थे लॉ मेंबर। अब उसके बाद क्यों इनकी नियुक्ति हुई थी? क्योंकि आईपीसी रिफॉर्म के लिए या ड्राफ्टिंग ऑफ आईपीसी इंडियन पैनल कोड बनाने के लिए, मतलब कानून का एक कोड बनाने के लिए जो पूरे इंडिया में लागू होगा। इसलिए इनकी नियुक्ति की गई थी। मतलब अब चाहते थे ब्रिटिश या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बेंटिक थे, वो क्या चाहते थे कि एक कानून हो और एक जगह से संचालित किया जाए उसे, मतलब केंद्र एक हो। मीन्स क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन हुआ। यहां पे पावर छीन लिया गया और एक सेंटर में आ गया पावर। अब सिर्फ पावर बनाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया की काउंसिल, और उसे प्रोविंस फॉलो करेंगे। प्रोविंस के हाथ में कोई अधिकार नहीं कोई भी लॉ बनाने का। लॉ सिर्फ विलियम बेंटिक या गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाएगी, जो भी रहेगा। समझ गए? अब देखो 1861 में क्या हुआ कि वापस दे दी गई। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का, विकेंद्रीकरण हुआ ना। सिंपल कि भाई अब प्रोविंस भी बना सकते हैं, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को हम डीप में समझेंगे, क्योंकि यही कोर है। इसको नहीं समझा तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब आओ आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। और क्या हुआ? फर्स्ट टाइम इंडियन नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50 बार पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम इंडियन को कब नॉमिनेट किया गया था, किसमें? तो देखो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात नहीं हो रही। अब ये भी हम समझते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ से आ गई। अभी तक तो हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल सुन रहे थे। तो देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई अलग से काउंसिल अभी तक नहीं बनी थी, 1861 तक नहीं बनी थी। तुमने याद होगा, तुमने पढ़ा था, जो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, 73 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, है ना? बनी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी। 4 सदस्य भी दिए गए थे गवर्नर के काउंसिल में दिए गए थे ना। किस लिए दिए गए थे? क्योंकि हेल्प करेंगे, ठीक है, जो भी कार्य है, जो भी नियम है बनाने में हेल्प करेंगे। अब आगे क्या हुआ कि भाई इसमें लॉ मेंबर भी जोड़ा गया, 1833 में जोड़ा गया था ना। उसके बाद क्या हुआ कि भाई लॉ मेंबर जोड़े गए और उनको बढ़ाया गया कानून बनाने के लिए। सिंपल है।
तो मीन्स ये एक एक्सटेंशन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, कोई अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। उसी में कुछ एक ग्रुप लॉ मेंबर का बना दिया गया, वो कानून बनाएंगे, उसी में इंडियन की नॉमिनेशन हुई है। सिंपल मीन्स कानून बनाने वाले जो मेंबर का ग्रुप है उसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ बोला जा रहा है, और उसी में इंडियन की नॉमिनेशन हुई है। अब यहाँ इलेक्शन इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है। अब देखो सबसे पहले किसका नॉमिनेशन हुआ, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और कौन थे, दिनकर राव भी थे। तो इन लोग को जोड़ा गया, मतलब किसी भी आम पब्लिक को नहीं जोड़ा गया, जो प्रभावशाली व्यक्ति थे बस उन्हीं को जोड़ा गया है। अब आगे और क्या हुआ था, तो आगे हम ट्रिक से भी याद करेंगे इसे। तो देखो पोर्टफोलियो सिस्टम भी शुरू किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और गवर्नर जनरल को पावर मिली ऑर्डिनेंस जारी करने के। तो ये तीन चीजें हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्या हो गई कि इंडियन को नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दूसरा पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया, तीसरा ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दी गई। तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम वही सिस्टम है जो आज है कि हर मंत्री के पास एक विभाग है। तो यही गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उनके पास जितने सदस्य थे उनको एक एक विभाग, जैसे स्वास्थ्य विभाग किसी को हेल्थ विभाग, फाइनेंस विभाग दे दिया गया, कि इनके जिम्मेदार सिर्फ ये होंगे। सिंपल पोर्टफोलियो सिस्टम समझ में आ गया। तो ये भी पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। याद रहेगा किस एक्ट में शुरू हुआ था, तो 1861 में। अब आगे देखें तो ऑर्डिनेंस से, देखो ऑर्डिनेंस से कुछ याद आ रहा है तुमको, ये ऑर्डिनेंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, पोर्टफोलियो सिस्टम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। मीन्स इसीलिए हम इसको भारतीय संविधान की नींव कहा जाता है, और बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं किस तरह से निर्माण हुआ है भारतीय संविधान का, यहीं से चीजें आई हैं। सिंपल। अब देखें ऑर्डिनेंस अपने में क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस का, और गवर्नर के पास भी। ये बार बार आता है इसलिए हमने इसको भी यहाँ ऐड कर दिया, याद रखना। कौन सा आर्टिकल है कि, तो 123 प्रेसिडेंट का है, 213 गवर्नर का है। याद कैसे रहेगा, तो सिंपल है, 1 2 3 कोई नहीं भूलेगा। प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का भूल सकते हो, तो देखो दो जो शुरू के लेटर है उसको इंटरचेंज बस कर देना है, 1 का इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 1 2 3 का हो जाएगा 213, ये गवर्नर का है। तो ये लोग कब ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, जब सदन की बैठक ना हो रही हो, तब ये ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, और ऑर्डिनेंस बनाना जरूरी हो। वैलिडिटी कितनी होती है, तो वैलिडिटी भी पूछी जाती है, 6 वीक आफ्टर हाउस रिसेंबल्स, मीन्स जब हाउस सदन की बैठक शुरू होती है उसके बाद से 6 हफ्ते तक। सिंपल, ये कानून लागू रहेगा, तब तक वैलिडिटी रहेगी, और इस पे कोई बिल पास नहीं हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये एसएससी का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम लाइफ कितनी है होती है ऑर्डिनेंस की, तो मैक्सिमम लाइफ होती है, अगर मान लो गैप से 6 महीने पहले गैप से पहले ऑर्डिनेंस पास किया गया, तो वो 6 मंथ का गैप मैक्सिमम हो सकता है दो सदनों के बीच में, और जैसी गैप होने वाला था उसी समय पास कर दिया गवर्नर ने। गैप हो गया, फिर 6 वीक सदन शुरू होने के बाद, तो मीन्स 6 मंथ 6 वीक, इतना मैक्सिमम लाइफ हो सकती है, मीन्स 7.5 मंथ। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। मैक्सिमम लाइफ, वैलिडिटी, मैक्सिमम लाइफ दोनों याद रखना। सिंपल। तो प्रेसिडेंट गवर्नर का ऑर्डिनेंस याद हो गया। अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी। तो देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में, कि फर्स्ट टाइम इंडिया को नॉमिनेट किया गया, कहाँ किया गया ये भी याद रखना है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया, किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने, और गवर्नर जनरल को पावर मिली ऑर्डिनेंस जारी करने की। अब ये तीनों चीजें याद कैसे रहेंगी, तो हम एक सिंपल सी लाइन याद रखते हैं कि फर्स्ट टाइम 61 पावरफुल इंडियन नॉमिनेटेड। याद रहेगा, 61 याद रखना है तुम्हें। फर्स्ट टाइम 61, पहली बार 61 पावरफुल इंडियन को नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, 61 से हो गया 1861, इंडियन नॉमिनेटेड हुए थे फर्स्ट टाइम, तो ये तो पॉइंट हो गया। पावरफुल भाई, पावरफुल लोगों को ही नॉमिनेट किया गया था ना, जैसे राजा ऑफ बनारस, पटियाला के, ठीक है। तो मीन्स कोई नॉर्मल पीपुल को ऐड नहीं किया गया था, सिर्फ पावरफुल लोगों को ऐड किया गया था।
तो ये भी सही है, मतलब अपने जो 8061 में हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट में, उससे रिसेंबल कर रहा है डायरेक्टली कि फर्स्ट टाइम 61 पावरफुल इंडियन नॉमिनेटेड। तो देखो अब पी को अगर हम पकड़े तो पी से बन जाएगा पोर्टफोलियो, और ओ को पकड़े तो ओ से बन जाएगा ऑर्डिनेंस, और इंडियन नॉमिनेटेड तो है ही है। 61 से बन जाएगा 61। तीनों चीजें याद हो गई, बस याद क्या रखना, फर्स्ट टाइम 61 PO WER या फ्यूअल, पावरफुल इंडियन नॉमिनेटेड। चलो तो ये खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आखिर हो क्या रहा है, था क्या मतलब इसका, और कब से चला आ रहा है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, अब देखते हैं। चलो 1600 से 1773 तक क्या था, इसे समझते हैं हम ठीक से, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, तभी अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो पहले क्या था 1773 से? 1773 से पहले प्रोविंस थे। ब्रिटिश ने 3 जगह कब्जा कर रखा था मेनली, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में। बंगाल में तुमको पता है कैसे हुआ था, ये भी आगे हम समझेंगे। तो 3 प्रोविंस थे। तो 1773 में चार्टर एक्ट आया। इससे पहले तीनों प्रोविंस में गवर्नर थे। गवर्नर थे, गवर्नर की काउंसिल थी, और ये लॉ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट थे। मीन्स ये अपने जो भी वहां पे सत्ता चल रही है, वहां के रेवेन्यू का लॉ, टैक्स कलेक्शन का लॉ, इसके लिए स्वतंत्र थे। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा सेंट्रल पावर नहीं था जो इनको लॉ बनाने में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाने में रोक टोक करे। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, उनसे इनको परमिशन लेनी पड़ती थी बड़े लॉ बनाने के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही नियुक्ति करता था इन लोग की। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो संचालित होता था, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन जनरली कानून बनाने के लिए ये इंडिपेंडेंट थे। इन पे किसी एक उसका शासन नहीं था। तो मीन्स टोटल पावर डिसेंट्रलाइज थी। कोई सेंटर में ऐसी पावर नहीं थी जो इन पे रोक टोक करे या जिससे इनको परमिशन लेने पड़े हर लॉ बनाने के लिए। अब देखो क्या हुआ 1773 में, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके अधीन ले आया गया मद्रास और बॉम्बे को। कि अब ये बड़े कानून बनाने के लिए इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल है। तो मीन्स स्टार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब बीच में एक पावर आ गया सेंटर में, जो कि हो गया बंगाल। अब बाकी जो दो हैं, मद्रास और बॉम्बे, ये लोग बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेके ही बनाएंगे कोई लॉ। अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ हुआ तो परमिशन लेंगे। हालांकि छोटे मोटे लॉ बनाने के लिए अभी भी स्वतंत्र थे, लेकिन बड़े लॉ के लिए अब इनको बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। मीन्स अब ये दोनों इनके अंडर में आ गए। सिंपल है, मीन्स सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब आगे देखो, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ। तो 1833 में क्या हुआ कि भाई विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे ना। अब जो छोटे मोटे कानून भी बना सकते थे प्रोविंस, वो भी छीन लिया गया, और लॉ ऑफिसर इन्होंने रख लिया अपने काउंसिल में, विलियम बेंटिक ने, क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। अब यही सारे कानून बनाएंगे, जो जरा से थोड़े से भी थे वो भी छीन लिए गए इनसे। सिंपल है। 1858 में क्या हुआ, 1858 में क्राउन रूल आ गया था 1857 की क्रांति के बाद, और वायसराय बना दिए गए थे, और स्टेट सेक्रेटरी भी बनाए गए थे। और वायसराय जो थे वो गवर्नर जनरल के इक्विवेलेंट थे, मतलब दोनों पद सेम हो गए थे 1858 चार्टर एक्ट में। सिंपल है। तो अब तो यहीं सिर्फ लॉ बनाएंगे, तो मतलब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया, सारा कंट्रोल आ गया वायसराय के हाथ में। सिंपल है। अब देखो उसके बाद फिर से 1861 में क्या हुआ कि प्रोविंस को, अभी हमने पढ़ा कि प्रोविंस को लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई। मीन्स लॉ बनाने का कानून फिर से बहाल कर दिया गया। मीन्स फिर से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया ना, कि अब ये फिर से बना सकते हैं। और ये चला 1935 तक। और 1935 में क्या हुआ कि कंप्लीट ऑटोनॉमी हो गई। मीन्स टोटली रूप से स्वतंत्र कर दिए गए प्रोविंसेस कानून बनाने के लिए।
तो ये अब तुम समझ गए कि 1773 से पहले डिसेंट्रलाइज था पावर, उसके बाद 1773 चार्टर एक्ट आया, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर 1833 से 1858 में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया, फिर 1861 में फिर से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, विकेंद्रीकरण जिसको बोलेंगे, और 1935 में कंप्लीट ऑटोनॉमी आ गई। मतलब फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो गया। सिंपल, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया तुमको। अब आगे चलो। अब देखो, हम बात कर रहे हैं मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, बार बार बात कर रहे हैं इसकी प्रोविंस की, तो ये भी देख लेते कि भाई मिला कैसे था, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे कब्जा किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमने याद किया था कि मद्रास, बॉम्बे का तो हमको पता है, मद्रास का पहले देखते हैं। तो मद्रास जो था वो अंग्रेजों ने स्थानीय राजा से जमीन ली और फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। सिंपल, क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने वहां के जो राजा से उनसे जमीन ले ली मद्रास में, और वहां पे एक अपना फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम्हें याद होगा 1748 में 46 से 48 तक कार्नेटिक वॉर हुई थी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में हुई थी ना, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जिसमें क्या हुआ था कि फ्रेंच ने मद्रास को कब्जा कर लिया था और फोर्ट सेंट जॉर्ज को भी कब्जा लिया था टोटली। फिर एलिक्सला संधि हुई, एलिक्सला चैपल संधि हुई। उसमें क्या हुआ कि भाई वापस किया था फ्रेंच ने मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को, और फोर्ट सेंट जॉर्ज भी वापस किया था जो कि मद्रासी में था। सिंपल। अब ये था दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश केंद्र, कंपनी की पहली स्थायी बस्ती कह सकते हैं दक्षिण भारत में। अब बॉम्बे कैसे आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास? तो दहेज, देखो, चार्ल्स द्वितीय की शादी जब हुई थी पुर्तगाली क्वीन से, जिनका नाम था कैथरीन, तो पुर्तगालियों ने, पुर्तगीज या कह लो पुर्तगीज ने बॉम्बे गिफ्ट में दे दिया था चार्ल्स सेकंड को, और इन्होंने क्या किया था कि बॉम्बे दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे, मीन्स कुछ पैसा हर ईयरली लेंगे। तो इस तरह से बॉम्बे भी आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और ये था पश्चिम भारत में व्यापारिक केंद्र, बिना युद्ध मिला इलाका। सिंपल है। अब देखो आगे चलते हैं, बंगाल कैसे मिला था? 1757, 1765। तो ये तो तुमको याद ही है, पावर ऑफ प्लासी से हमने याद कराया था कि भाई 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, तो बैटल ऑफ प्लासी हार गए थे, इससे बंगाल का शासन मिल गया था। फिर 1764 में क्या हुआ था कि बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें फिर तीनों की संयुक्त सेना हार गई थी और शाह आलम सेकंड ने दीवानी का अधिकार दे दिया था। सिंपल है। तो बंगाल तो ऐसे फाइट से, वॉर से मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। सबसे समृद्ध और शक्तिशाली प्रेसिडेंसी, बाद में प्रशासनिक मुख्यालय बना, ये हमने पढ़ाई है। अब ये तीनों प्रेसिडेंसी तुम्हें पता चल गई कैसे ब्रिटिश को मिली थी। अब आगे चलो, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक कंसेप्ट और है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, कि भाई कौन ऊपर था कौन नीचे था, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था, ये भी समझना जरूरी है। तो देखो, गवर्नर जो थे वो 1773 चार्टर एक्ट से पहले 3 प्रोविंस जो थे उसमें गवर्नर होते थे। सिंपल है। उसके बाद 1773 चार्टर एक्ट आया तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। तो मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर से ऊपर हुए पावर में। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। किस एक्ट में बनाया गया था? तो 1833 चार्टर एक्ट में बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और ये कौन बने थे पहले? तो विलियम बेंटिक बने थे। उसके बाद देखो, उसके बाद वायसराय ऑफ इंडिया बने 1858 में। वायसराय ऑफ इंडिया बनाए गए थे, पोस्ट क्रिएट की गई थी 1858 चार्टर एक्ट में। और ये देखो, वायसराय जो थे ये गवर्नर जनरल दोनों एक ही थे 1858 के बाद। ये इनसे पावरफुल ज्यादा या कम नहीं थे, दोनों लोग एक ही आदमी थे। सिंपल है। और पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कैनिंग, इसे ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी पोस्ट क्रिएट की गई थी 1858 में, जो हमने टोटल ट्रिक से याद किया था
कि 1858 में कंपनी गई और स्टैनली आए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे पहले? स्टैनली। ये पोस्ट क्रिएट की गई थी 1858 में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो लंदन में बैठते थे, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे लंदन में सदन के, और ये संभालते थे टोटल इंडिया में क्या हो रहा है उसकी जवाबदेही ब्रिटिश में ये देते थे। ओके, ये एक सदन के मिनिस्टर थे, समझ गए बात को, जो लंदन में बैठते थे मिनिस्ट्री में। ओके, वायसराय बाकी लोग इंडिया में थे। चलो आगे देखते हैं अब। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन, सबसे नीचे थे गवर्नर 1773 से पहले। देखो जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। उसके बाद 1773 चार्टर एक्ट आया। गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो फर्स्ट थे वॉरेन हेस्टिंग, तो ये 1773 के बाद वाले हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ये कब बनाया गया? 1833 चार्टर एक्ट में बनाया गया था। ये इनसे ज्यादा पावरफुल हुए। इसके बाद 1858 चार्टर एक्ट आया जिसमें वायसराय बनाया गया, और वायसराय की जो पोस्ट थी वो रिप्रेजेंट करता था क्राउन को। और 1858 के बाद वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों टाइटल एक ही आदमी के पास हमेशा रहे हैं। तो ये पोस्ट हटाई नहीं गई थी, ये याद रखना, ये पोस्ट बनाई गई थी, और ये ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करते था वायसराय। वायसराय जोड़ दिया, ये भी कह सकते हो कि गवर्नर जनरल के नाम के आगे वायसराय जोड़ दिया गया, ताकि ब्रिटिश अपना क्राउन शासन दिखा सके। सिंपल है। और 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनाए गए थे, जो पहले थे स्टैनली। सिंपल है। ये कहां बैठते थे? तो ये लंदन में बैठते थे मिनिस्ट्री में, और ये रिप्रेजेंट करते थे इंडिया में क्या चल रहा है, इसकी टोटल जिम्मेदारी इनकी होती थी। ये सदन में बैठते थे ब्रिटिश के, और वहां से ये डील करते थे कि इंडिया में क्या हो रहा है, और वायसराय या गवर्नर जनरल डायरेक्टली इनको रिपोर्ट करते थे, और ये वहां से ऑर्डर देते थे। ठीक है, मतलब सुप्रीम पावर जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ऑफ इंडिया। नीचे से ऊपर तक पावर ग्रोथ। सबसे ज्यादा पावरफुल ये, उसके बाद ये दोनों सेम ही पर्सन है, फिर ये आ गए, ये और ये। सिंपल। अब देखो उसके आगे देखते हैं क्या हुआ। अब 1833 में इल्बर्ट बिल आया, जो कि प्रपोज किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। अब इसमें क्या हुआ था? तो देखो, लॉर्ड रिपन एक उदार सोच वाले वायसराय थे। उन्होंने भारतीयों को यूरोपियों के समान दर्जा देने की कोशिश की। बिल का मकसद ये था कि अब भारतीय जज भी यूरोपियन को ट्राई कर सकते थे, मतलब मुकदमा चला सकते थे। अंग्रेजों ने कहा हम कभी किसी भारतीयों के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने खुलकर नस्ल भेदी प्रदर्शन किए, वाइट्स ओनली जस्टिस जैसे बैनर लगाए, और उसके बाद बिल वापस लेना पड़ा। इससे क्या हुआ कि रेशियल डिवाइड एक्सपोज हो गया पूरी तरह से। अब देखो हम इसे कैसे याद रखेंगे। अब इलिबर्ट बिल में साफ कर दिया कि अंग्रेज की सुधार नीति सिर्फ किताबों में थी, व्यवहार में नहीं थी। अब देखो बिल, अगर हम इल्बर्ट बिल, तो पूरे चार्टर एक्ट में या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बिल कहीं नहीं आता है। ये सिंपल ही है जो इल्बर्ट बिल है, तो हम बिली को पकड़ लेते हैं। बिल को हमने पकड़ा तो बिल बी, देखो बी लग रहा है 8 जैसा लग रहा है ना, बी इक्वल टू 8, वही हुआ 80 बन रहा है। बी को अगर ठीक से बनाया जाए तो बी 8 बन गया। और INN में कितने लेटर हैं? तो 3 लेटर हैं, तो हम लिख लेते हैं 3। तो अगर दोनों को हम साथ लिखे तो 83 बन गया। तो मीन्स 83 में इल्बर्ट बिल आया। देखो क्या बताया हमने, तो बी जो है वो 8 है, ILL जो है ये 3 डिजिट से, 3 लेटर से बन के बना है। 3 लेटर से बना है, और बी 8 है, तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो 83 आ जाएगा। तो इल्बर्ट बिल 83 में आया। सिंपल है। अब आगे देखते हैं। इल्बर्ट बिल क्यों विवादास्पद बना रहा? क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय जज उन पर मुकदमा चलाएं। सिंपल एग्जाम अलर्ट में वही क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। बाद में सीरीज आएगी क्वेश्चन की अलग से,
अब देखो, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हम पढ़ेंगे। ये कब हुआ था? 8085 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन। अब इसका बैकग्राउंड देखते क्यों आया था। तो इल्बर्ट बिल के बाद पढ़े लिखे भारतीयों को समझ आया कि अंग्रेज से मांग करनी पड़ेगी, और इसके लिए इन्हें क्या चाहिए? एक संगठन चाहिए। बिना संगठन के मांग कैसे करोगे? सिंगल आदमी अगर मांग करेगा तो उसकी कौन सुनेगा? तो एक संगठन होना चाहिए तुम्हारे पास को अपनी बात रखने के लिए, तभी तुम्हारी बात सुनी जाएगी। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई 8085 में। किसके द्वारा बनाई गई थी? A.O. ह्यूम्स के द्वारा बनाई गई थी। फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। सिंपल है। और इसका उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेज सरकार के सामने शांतिपूर्वक मांगे रखना, जैसे ज्यादा अधिकार, भारतीयों को नौकरी में जगह इत्यादि। देखो, प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल डिमांड, इनिशियली मॉडरेट इन टोन, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में संगठन भारत की सबसे बड़ी आजादी की आवाज बन गया ये संगठन। अब इसको याद कैसे हम रखेंगे? तो हमने सिंपल सी ट्रिक बनाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये डेट याद रखनी चाहिए, सीधे पूछा जाता है कब बनी थी। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और ट्रिक देखते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अलाइव, हम बस इतना याद रखेंगे, अलाइव वर्ड जोड़ देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस अलाइव मतलब जिंदा है। अब देखो, अगर हम कांग्रेस को पकड़ें तो कांग्रेस CONGRESS 8 लेटर आ रहे हैं। और ALIVE में 5 आ रहे हैं। आ रहे हैं ना 5? देखो, ALIVE 5, कांग्रेस 8, और दोनों को साथ लिख देंगे तो 85 आ गया। आ गया? तो मतलब हमें याद क्या रखना है कि INCALIVE इसका हो गया 5 और कांग्रेस का हो गया 8। तो 8085 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी A.O. ह्यूम्स के द्वारा। फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ। W.C. बनर्जी प्रेसिडेंट थे। और ये किस लिए बनाई गई थी? पॉलिटिकल डिमांड के लिए बनाई गई थी। अब देखो, इसके आगे चलते हैं। 1892 काउंसिल एक्ट। अब क्यों भाई 1892 काउंसिल एक्ट क्यों आया? क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार से डिमांड कर रही थी ज्यादा अधिकार के लिए। इसमें क्या हुआ कि पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन आम जनता को नहीं, सिर्फ सीमित निकायों को अधिकार मिला। मीन्स म्युनिसिपल को मिला, प्रोफेसर को मिला, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल लोगों को ही अधिकार मिला। किसका? वोटिंग का। समझ गया? मतलब आम जनता को कोई अधिकार अभी भी नहीं मिला है। समझ रहे हो? गिने चुने लोग ही बनाएंगे। जो इनडायरेक्ट इलेक्टेड लोग होंगे वो भी गिने चुने लोगों के द्वारा ही किए जाएंगे। अब इसके आगे क्या हुआ? अलाउड लिमिटेड बजट डिस्कशन। बजट डिस्कशन अलाउ कर दिया गया, लेकिन लिमिटेड। लोकल बॉडीज नॉमिनेट्स मेंबर। देखो, लोकल बॉडीज नॉमिनेट करेगी मेंबर को। और इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की गई 1892 काउंसिल एक्ट में। तो क्या क्या हुआ था? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हुई थी इनडायरेक्ट इलेक्शन 1892 में। दूसरी क्या हुई थी कि भाई बजट पे बात करने का लिमिटेड अधिकार मिल गया। ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आगे चलो देखते एग्जाम अलर्ट में क्या था। तो 1892 के अधिनियम में कौन सी नई व्यवस्था शुरू की गई थी? तो अप्रत्यक्ष चुनाव और परिषदों को बजट पर सीमित चर्चा की अनुमति। यही दोनों पॉइंट थे, तो ये दोनों तुमको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे सीधे सीधे। सिंपल है। आगे चलो। अब इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। बंगाल उस समय, अब ये हुआ क्यों था ये भी जानना जरूरी है। तो बंगाल उस समय आजादी की लड़ाई का केंद्र बन गया था और अंग्रेज डर गए थे कि यहां से पूरे भारत में क्रांति फैल सकती है। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, जिसमें ईस्ट में पूर्व में मुस्लिम बहुल था और पश्चिम में हिंदू बहुल क्षेत्र था।
मीन्स ये सीधे सीधे डिवाइड एंड रूल मोटिव था इनका। और इससे क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन एंड बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत हो गई मास स्केल में। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। अब इसके बाद देखते हैं, अब 1905 में क्या हुआ था ये तो सभी को याद है, इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। अब तुम्हें बस याद ये रखना है कि देखो 80-85 की तो हमने बता दी ट्रिक। आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी। दूसरा 1905 में क्या हुआ था, ब्रिटिश का विभाजन हुआ था। उसके एक साल बाद 1906 में, अब भाई देखो मुस्लिम को भी चाहिए था, डिवाइड तो कर दिया ना, अंग्रेज ने मुस्लिम को अलग किया। अब उन्होंने अपने राजनीतिक रूप के लिए भी अलग पहचान देने की कोशिश की। वो भी चाहेंगे ना कि अब देखो हिंदू मुस्लिम बांट दिए, तो अब उन लोग को भी एक गुट चाहिए, एक संगठन चाहिए जहां से वो अपनी डिमांड रख सके, राजनीतिक डिमांड। तो इसलिए जैसे ये हुआ, इस पॉइंट को तुम कनेक्ट करना, पार्टीशन ऑफ बंगाल को और मुस्लिमों को अलग कर दिया गया और हिंदुओं को अलग। तो हिंदू तो बना चुके थे पहले अपना संगठन आईएनसी। एक्चुअली आईएनसी सिर्फ हिंदुओं का नहीं था, लेकिन जब अलग कर दिया गया तो मान लिया गया मुस्लिम ने कि भाई ये अपनी डिमांड रख रहे हैं तो हमें अलग संगठन चाहिए। तो मुस्लिम ने क्या किया कि मुस्लिम ने अपना फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एक साल बाद ही बना लिया 1906 में। तो 1905 से हम कनेक्ट रखेंगे इसको तो याद रहेगा। अब ये कहाँ फाउंड हुआ था, फाउंडेड एट ढाका अंडर नवाब सलीमुल्लाह। शुरू में ये प्रो ब्रिटिश थे, इनको लगता था ब्रिटिश की प्रो रहेंगे तो हमारी डिमांड सुनी जाएगी और हमें ज्यादा महत्व मिलेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, डिमांडेड सेपरेट पॉलिटिकल राइट, इन्होंने अपना भैया अलग अधिकार मांगना शुरू कर दिया। अब देखो 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। अब देखो मॉर्ले कौन थे, 1909 में आया, तो पहले हम यहीं पकड़ लेते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, तो भाई सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम 1906 में बनी। इन लोग ने डिमांड रखा मुस्लिम लीग ने कि भैया हमको अपना अलग अधिकार दे दो। तो इनको क्या अधिकार मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट का। मीन्स मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट कर सकते हैं, सिर्फ कोई और वोट नहीं करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव अगर मुस्लिम का खड़ा होगा तो भाई जीतेगा भी, सिंपल है। अब देखो याद कैसे करना है, देखो इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मौर्य कौन थे, तो मौर्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, जो कि लंदन में बैठते थे। मिंटो कौन थे, मिंटो वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसलिए नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब देखो याद कैसे रहेगा, तो देखो मॉर्ले और मिंटो, ओ आ रहा है ना, मॉर्ले मिंटो दोनों में डबल ओ आ रहा है, तो डबल ओ को हम मान सकते हैं 0, पहले ओ को, दूसरे ओ को 9, 09 मान सकते हैं ना। देखो ओ 9 ही है, अगर हम इसको ऐसे खींच दे तो 09 बन गया। तो मतलब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में 2 0 आ रहे हैं, 2 ओ आ रहे हैं, MO मिंटो ओ। तो जैसे ही खत्म होगा मॉर्ले मिंटो तो ओ आ जाएगा मुंह पे, सिंपल है, आ जाएगा। तो भाई तुम मॉर्ले भी देखोगे कि हाँ 2 ओ आ रहा है, तो एक ओ को 0 लिखेंगे, एक ओ को 9 लिखेंगे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया, 1909 में। अब इसमें हुआ क्या था, तो भाई M और M और एक M, तीनों M को अगर हम जोड़ ले तो ट्रिपल M बन जाएगा। तीसरा M किस लिए, तो भाई सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, इसीलिए है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए है तीसरा M। तो मतलब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दिया गया था, ठीक है। तो 3 M बन रहा है, देखो M M M, तो इससे हम याद रखेंगे। और कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें 2 M आए, मॉर्ले मिंटो एक ही है, तो M M के साथ एक M और हम लगा देंगे, इससे हमको याद रहेगा कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, सिंपल है। और 00 जो आ रहा है डबल ओ, इसको 09 कर लेंगे तो 1909 में आया था। अब देखो और क्या हुआ था, तो देखो 1909 एक्ट अलाउड इंडियन मेंबर टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ड्यूरिंग लेजिस्लेटिव सेशन, इंक्रीजिंग देयर एबिलिटी टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। सिंपल मीन्स अभी तक जो राइट था कि भाई डिस्कस कर सकते थे लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे ज्यादा, अब उसको
एक्सटेंशन कर दिया गया, मतलब इंडियन मिनिस्टर को राइट दे दिया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे किसी विषय पर पहले से एक सवाल पूछा गया है और उसके जवाब के आधार पर आप उससे जुड़ा एक और सवाल पूछते हैं, तो उसे पूरक प्रश्न कहा जाता है, मीन्स सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये अधिकार भी मिल गया था। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा कि भाई पिछले साल का बजट कितना था, या इस साल का बजट कितना था, एक क्वेश्चन पूछा किसी मिनिस्टर ने सदन में, तो उसका जवाब आया कि भाई 1 लाख था। तो अब इंडियन मिनिस्टर इस पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पिछले साल का बजट कितना था। समझ गए? मतलब बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चन का राइट मिल गया कि क्वेश्चन को पे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उस पे इंडियन मिनिस्टर उससे जुड़ा हुआ और क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। समझ गए? चलो तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिंपल है। और क्या हुआ था? और एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुए थे। अभी देखो यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है। तो अगर तुमसे पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है, तो इसको याद रखना कि पहले इंडियन कौन थे जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुए थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अच्छा, तुम्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा से कुछ याद आ रहा है? देखो, सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे ये थे फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर। याद आया? भाई जब इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत हुई थी तो पहले इंडियन सिविल सर्विस कौन थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था? तो उनका नाम भी सत्येंद्र से याद स्टार्ट होता है। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। याद आ गया? तो अब देखो, सत्येंद्र तुम्हें याद रखना है, ठीक है? प्रसाद सिन्हा और नाथ टैगोर की कोई जरूरत नहीं, सत्येंद्र नाम रखो। यही वो थे जो इंडियन सिविल सर्विस में भी सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम, और सत्येंद्र ही थे जो फर्स्ट टाइम वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुए थे। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी भी दो सत्येंद्र नाथ टैगोर या सत्येंद्र सिन्हा नहीं आता है, एक ही आएगा नाम सत्येंद्र। सिंपल, 4 ऑप्शन में तो तुम्हें मार देना सत्येंद्र। तो तुम्हें ये दोनों कनेक्ट करके रखना है। अब आगे चलो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था? तो सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम प्लस सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना। दोनों हमने कैसे याद की थी? तो भाई ट्रिपल एम याद की थी, हैं? मॉर्ले मिंटो में क्या हुआ था कि भाई मुस्लिम को सेपरेट इलेक्ट्रोड मिला था। और एक चीज और हुई थी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया था। तो दोनों चीज याद रखना। और डबल ओ से क्या याद किया था? 09, तो 1909 में आया। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो देखो, पूछा गया कि ब्रिटिश इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में, और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस थे। याद रहेगा हमेशा। अब देखो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, उसके 10 साल बाद 1909 में आया था, तो उसके 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। ये भी दो लोग के नाम से बन के बना हुआ है। ऐसे रिफॉर्म दो ही थे जो दोनों के नाम से बने हो। सिंपल, 1909, 1919। तो तुम्हें याद रहेगा। दूसरा वाला जो है वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था। अब देखो इसमें क्या हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, क्योंकि यहां से भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड कनेक्टेड है, मतलब न्यू रखी गई थी। अब हुआ क्या था कि डायरची इन प्रोविंस में दैव शासन लागू किया गया था। मतलब क्या था दैव शासन का? कि भाई विषयों को 2 सब्जेक्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक रिजर्व लिस्ट, एक ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में क्या रहेंगे? तो भैया पुलिस, रिवेन्यू, मिलिट्री, हैं, फाइनेंस, ऐसी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको डालेंगे रिजर्व में, जिसका अधिकार देंगे ब्रिटिश को, गवर्नर एंड ब्रिटिश ऑफिसर।
और ट्रांसफर में क्या रहेंगे जो कम इम्पोर्टेंट है, मीन्स एजुकेशन, हेल्थ, ऐसी चीजें इंडियन मिनिस्टर को दी जाएगी। जो इंडियन मिनिस्टर बन रहे हैं उनको दी जाएगी, जो इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आ रहे हैं या इलेक्शन से आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं इंडियन मिनिस्टर हैं अब, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने कहा कि उनको एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें उनके अंडर में दे दी जाएंगी ट्रांसफर लिस्ट में डाल के। और रिजल्ट लिस्ट में अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास रखे। मतलब रियलिटी में ऑन ग्राउंड लेवल अगर कहो तो इंडियन के पास कोई अधिकार नहीं था सीरियस में है। अब और क्या हुआ, तो पहले तो डायरेक्टरी आ गई प्रोविंस में, दूसरा बाई कैमरल आ गया, केंद्र में द्विसदनीय शासन की व्यवस्था हो गई एट सेंटर है, जैसे अभी भी है ना। दोनों चीजें अभी हैं कि भाई अपर हाउस और लोअर हाउस है, तो वहीं उस समय ही का ये भी चीजें यहीं से ली गई हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो अपर हाउस क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जो कि अभी भी है। तो बाइकैमरलिज्म, लेजिस्लेचर एट सेंटर। देखो ये केंद्र में द्विशासनीय व्यवस्था जो हुई थी, ये केंद्र में हुई थी द्विसदनीय व्यवस्था, सिंपल है। और डायरेक्टरी जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी प्रोविंस में, जो सब्जेक्ट को दो लिस्ट में बांटा गया था। तो ये तुम्हें याद रखना है कि द्विसदनीय व्यवस्था जो हुई थी वो केंद्र में हुई थी, सेंट्रल में हुई थी, या कह सकते हो बंगाल में हुई थी। लेकिन प्रोविंस में क्या होता कि दो सब्जेक्ट में बांट दिया गया था, डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस की गई थी, सिंपल, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। अब आओ आगे, इंडियन मेंबर को इंक्रीज किया गया इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। 3 आउट ऑफ 6 मेंबर वेयर इंडियन, मतलब 6 में से 3 को इंडियन बनाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, मीन्स नंबर बढ़ाए गए थे। राष्ट्रवाद असंतुष्ट रहे क्योंकि भाई ज्यादा कुछ अधिकार दिया नहीं गया था, ठीक है। जो भी दिए गए थे वो जैसे हेल्थ के दे दिए गए हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में रिवेन्यू, ये सारी चीजें पे कोई भी इन लोग के पास अधिकार नहीं था कि कुछ भी कर ले हैं। चलो अब आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो क्या क्या हुआ था जो सीधे सीधे पूछा जाता है। तो पहले तो डायरेक्टरी आई थी, कहाँ पे आई थी, प्रोविंस में। क्या हुआ था, रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट बना दी गई थी। रिजर्व में इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई जो ब्रिटिश कंट्रोल करेगा, ट्रांसफर में हेल्थ, ऐसी चीजें रखी गई, एजुकेशन जो भारतीय मंत्री कंट्रोल करेंगे ट्रांसफर लिस्ट में, मतलब कोई डायरेक्ट पावर नहीं दिया गया। सेंटर में क्या हुआ कि द्विसदनीय व्यवस्था बना दी गई। इसमें क्या हुआ कि भाई अपर हाउस और लोअर हाउस बना दिया गया, और पब्लिक सर्विस कमीशन की नींव रखी गई इसी एक्ट से, 1919 चार्टर एक्ट से। तो मीन्स ये हुआ कि यह एक्ट सिर्फ एक दिखावा था, असली सत्ता अभी भी अंग्रेजों के ही पास थी। तो राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। अब देखो 1919 के अधिनियम ने भारत में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की और प्रांतों में डायरेक्टरी की शुरुआत की। भारतीय अब प्रशासन में भागीदारी बनने लगे, लेकिन असली शक्ति अभी भी अंग्रेजों के पास थी, सिंपल है। अब आगे चलो, एग्जाम अलर्ट में क्या होता कि भारत में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत किस अधिनियम में हुई। तो हमने बताया कि 1919 में। आपको याद क्या रखना है कि भाई द्विसदनीय व्यवस्था हुई, बाइकैमरलिज्म कह सकते हैं, प्लस डायरेक्टरी आया कहाँ पे, प्रोविंस में है। और उसके बाद क्या हुई, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, सिंपल है। चलो तो ये भी हो गया खत्म। चलो तो हम जल्दी से अब रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आया था, 1861 चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें क्या हुआ था कि भारतीयों को विधान परिषद में नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद गवर्नर जनरल को पावर मिली थी, किसकी, ऑर्डिनेंस की, जो कि पावर 123 आर्टिकल में अपने प्रेसिडेंट के पास भी है। और
213 में आर्टिकल गवर्नर के पास भी है। सिंपल है। और क्या हुआ था, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था, हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ था। जो भी है, मतलब एक एक मंत्री को एक एक विभाग दे दिया गया। सिंपल, हेल्थ मिनिस्ट्री, रेलवे, ऐसे करके। तो यही सिस्टम 8061 चार्टर एक्ट में शुरू हुआ था। तीनों पूछा जाता है, याद रखना। उसके बाद 8083 में इलबर्ट बिल आया था, हैं, जो कि हमने याद किया था ठीक से, बिल से, BILL। क्या याद किया था, बी दिखता है 8 के जैसे, ILL जो है उसमें 3 लेटर आते हैं, दोनों को साथ रख देंगे तो 83। जजों को दे दी गई थी अनुमति। किसने दी थी, रिपन ने दी थी। क्या अनुमति दी थी कि भाई अब ये लोग भी यूरोपियन लोगों को ट्राई कर सकते हैं, जिसका विरोध हुआ इसलिए बिल वापस ले लिया गया। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद 8085 में INC की फॉर्मेशन हुई। फिर 8092 चार्टर एक्ट आया, जिसमें बजट पर सीमित बहस की अनुमति दी गई। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इलेक्शन स्टार्ट हुआ। और विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इसे याद रखना। उसके बाद क्या था, उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल का विभाजन जब हो गया, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, तो भैया मुस्लिम ने कहा हम भी एक लीग बनाएंगे। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी, सलीमुल्लाह खान ने बनाई थी, ढाका में। इन्होंने भी अपनी डिमांड रखी कि भाई हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो 1909 में चार्टर एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया इनको, हैं। अब उसके बाद आया, और दूसरी चीज क्या हुई थी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार गवर्नर जनरल की ऐड हुए थे। उसके बाद आया 1919 चार्टर एक्ट। 1919 में क्या हुआ था, तो भैया 1919 सबसे इंपॉर्टेंट तुम याद रखना 3 पॉइंट। पहला डायरची, ठीक है। दूसरा, ये कहां पे हुआ था, प्रोविंस में। दूसरा, 2 सदन बाइकैमरलिज्म, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। और तीसरी चीज क्या थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये तीनों तुम्हें याद रखना है। ये कहां था, प्रोविंस में था। 2 सदन कहां थे, सेंट्रल में थे। और पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंस में क्या था, रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट बना दी गई थी। ट्रांसफर लिस्ट जो थी वो इंडियन के पास थी, इंडियन मंत्री डील करेंगे। रिजर्व लिस्ट जो ब्रिटिश के पास थी। ट्रांसफर लिस्ट में हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। फाइनेंस और बजट, ये सब जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो थे रिजर्व लिस्ट में जो ब्रिटिश के पास थी। मतलब कोई अधिकार खास नहीं दिया था। तो 8061 से 1919 के सभी अधिनियमों के अधिकार दिए गए, तो सही है। लेकिन अधूरे अधिकार तो दिए गए, ये बात सत्य है, लेकिन वो अधिकार अधूरे थे। असली सत्ता अंग्रेजों के ही हाथ में रही। इसी ने आजादी की आग को और तेज किया। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट